Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my third lecture of class 12 biology, chapter 7 evolution. आज की वीडियो का टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अडेप्टिव रेडिएशन. डार्विन जो थे अपनी जर्नी के दौरान वो गए थे गैलापागोस आइलैंड्स पे. वहां पे उन्होंने डाइवर्सिटी देखी थी कुछ क्रिएचर्स की, जिनमें थी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, जिन्हें बाद में उन्होंने नाम दिया था डार्विन्स फिंचेस. तो बेसिकली वो गैलापागोस आइलैंड पे गए, वहां पे उन्होंने डाइवर्सिटी देखी किनकी, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स की, जिन्हें बाद में नाम दिया गया डार्विन्स फिंचेस. He realized that there were many varieties of finches in the same island. एक ही आइलैंड में उन्हें बहुत तरह की वैरायटीज देखने को मिली थी फिंचेस की, और सारी की सारी जो वैरायटीज थी, जो भी उन्होंने गैस की थी, वो इवॉल्व हुई थी एक ही आइलैंड पे. From the original seed-eating features, many other forms with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. तो मैंने आपको बताया कि different varieties थी small black birds की, जिन्हें डार्विन्स फिंचेस कहा गया था. तो उनमें ओरिजिनल जो थी वो उनमें सीड ईटिंग फीचर्स देखे गए थे, लेकिन बहुत सी ऐसी फॉर्म्स थी, ऐसी वैरायटीज थी जिनके बीक्स जो थे वो ऑल्टर्ड थे. तो इस ऑल्टरेशन की वजह से, ये जो बीक्स में ऑल्टरेशन आया था, इसकी वजह से वो जो बर्ड्स थी वो इंसेक्टिवोरस, कुछ इंसेक्टिवोरस थी जो कि इंसेक्ट्स खाती थी, और कुछ वेजिटेरियन फिंचेस थी जो सीड्स वगैरह ये सब खाती थी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड. तो यहाँ पे अलग अलग तरह की बीक्स देख सकते हो आप. ये जो प्रोसेस था इवोल्यूशन का, जो अलग अलग स्पीशीज में हो रहा था एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होके और वो रेडिएट हो रहा था दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज में, दूसरे नेचुरल एनवायरनमेंट में, जिसे हमने कहा था अडेप्टिव रेडिएशन. डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस फिनोमेना. तो अडेप्टिव रेडिएशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस का. एक और एग्जाम्पल है जिससे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व्ड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक. तो एक नंबर था मार्सुपियल्स का, और वो एक दूसरे से डिफरेंट थे, और वो एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से इवॉल्व हो रहे थे, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट. लेकिन सबके सब कहां पे थे? ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे, मतलब ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में ही इवॉल्व हुए होंगे. When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one can call this convergent evolution. अगर एक से ज्यादा adaptive radiation होता है एक isolated geographical area जो कि अलग अलग habitats दिखाता है, अगर उसमें एक से ज्यादा adaptive radiation होता है तो हम उसे कहते हैं convergent evolution. तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब यही होता है कि डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व होना, डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व होना, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जिससे वो सिमिलर एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकें. उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. प्लेसेंटल मैमल्स जो थे ऑस्ट्रेलिया में, वो एक तरह से अडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे थे, और बेसिकली अगर देखा जाए तो प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं वो सिमिलर थे, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मार्सुपियल थे उनके बिल्कुल ये क्या थे, सिमिलर थे. तो प्लेसेंटल मैमल्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्सुपियल था वो बिल्कुल सिमिलर थे. एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है प्लेसेंटल वुल्फ एंड टास्मेनियन वुल्फ मार्सुपियल. तो यहाँ पे दिखा रखा है प्लेसेंटल मैमल्स में आप देख सकते हो प्लेसेंटल वुल्फ और टास्मेनियन वुल्फ. ये शो कर रहा था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो ये बेसिकली कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स का शो कर रखा है इन्होंने. जैसे मोल है, इसका जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो होगा मोल और मार्सुपियल, मोल के बीच में एंट ईटर, नम्बैट
एंट ईटर, इनके बीच में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो होगा। और मैंने पिछली स्लाइड में इसका थोड़ा सा एग्जांपल दिया था आपको, वुल्फ, प्लेसेंटल वुल्फ और टास्मेनियन वुल्फ को लेके। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। तो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्ट कर रहा है उनको, जो फिट है उसे नेचर सेलेक्ट कर रहा है जिससे वो ज्यादा प्रोजेनी फॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे जब सेलुलर फॉर्म्स, जो लाइफ के जो सेलुलर फॉर्म्स थी, उनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस शो किए गए थे, तो ये अर्थ पे ही ओरिजिनेट हुआ था। तो सेलुलर फॉर्म्स, जो लाइफ के सेलुलर फॉर्म्स हैं जिनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस प्रेजेंट थे या डिफरेंसेस मौजूद थे, वो अर्थ पे ही ओरिजिनेट हुए थे। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। तो जो डार्विनियन थ्योरी की जो रियलिस्टिक, अगर मैं बोलूँ एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो इस इवोल्यूशन को बताता है नेचुरल सिलेक्शन। The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan. तो नए फॉर्म्स का जो रेट है, मतलब नए फॉर्म्स का दिखने का जो रेट है, वो किससे लिंक्ड है? उसकी लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन से। माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, तो उनके पास एबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करें, अपना नंबर इंक्रीज कर सकें और मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म कर सकें कुछ घंटों में। A colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. Suppose एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, उसे हम कह रहे हैं A नाम दे रहे हैं, और वो एक मीडियम पे ग्रो कर रही है, तो वो जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की, वो वेरिएशन डेवलप करेगी इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कॉम्पोनेंट। फीड कॉम्पोनेंट को यूटिलाइज करने की एबिलिटी, उसके टर्म में वो वेरिएशन शो करेगी। A change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive under the new conditions. अगर मैं उस medium composition में change कर दूं, तो उससे क्या होगा? सिर्फ वही population का part, suppose say B उस population का part है, वही survive कर पाएगी इस नई condition में। In due course of time, this variant population outgrows the others and appears as new species. अब जैसे ही composition, जो medium composition है वो change हुआ, उसकी वजह से कुछ ही part population का जो है वो survive हो पा रहा है इस नई condition में। तो इस टाइम में हम इस जो पार्ट है पॉपुलेशन का, उसे हम कहेंगे वेरिएंट पॉपुलेशन, और ये एक तरह से न्यू स्पीशीज की तरह देखने को मिलेगा। और ये हमें कुछ ही दिनों में ये कुछ ही दिनों में होता है। For the same thing to happen in a fish or fowl would take millions of years, as lifespans of these animals are in years. अगर हम यही सेम चीज फिश और फाउल में देखें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे देखने के लिए, जबकि इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो सिर्फ कुछ सालों का होता है। Here we say that fitness of B is better than that of A under the new conditions. Nature selects for fitness. जैसे मैंने आपको बताया था, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है फिट। अगर कोई फिट है तो बेटर सर्वाइव करेगा, प्रोजेनी ज्यादा दे पाएगा। तो ऐसे ही जो फिटनेस बी की है वो ज्यादा है ए से नई कंडीशंस में, तो यहाँ पे नेचर जो है वो फिटनेस को सिलेक्ट करेगा। तो इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherited. ये जो फिटनेस है ये फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होती हैं जो कि इनहेरिटेड होती हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं। Hence there must be a genetic basis for getting selected and to evolve. तो सिलेक्शन होने के लिए जेनेटिक बेसिस को लिया जाता है, एक जेनेटिक बेसिस जरूर होना चाहिए सिलेक्ट होने के लिए और इवॉल्व होने के लिए। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. एक और चीज हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव, वो ज्यादा अच्छे से अडेप्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट में, सर्वाइव अच्छे से कर लेते हैं अगर उन्हें कोई डिफिकल्ट एनवायरनमेंट या फिर एक अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं, उसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं सर्वाइव करने के लिए।
Adaptive ability is inherited. It has a genetic basis. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. तो जो adaptive है, मतलब adapt करने की क्षमता, तो जो adaptive ability है वो inherit है. इसका मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करती है. इसका genetic basis है. फिटनेस जो है वो एक एंड रिजल्ट है किसका? जो एबिलिटी अडेप्ट करने की और जो नेचर सेलेक्ट कर रहा है उसका एंड रिजल्ट है आपका फिटनेस. ब्रांचिंग, डेसेंट और नेचुरल सिलेक्शन दो की कंसेप्ट्स हैं डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के. इवन बिफोर डार्विन, अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. ओके, डार्विन से पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क. उन्होंने ये कहा था कि जो इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म्स का वो हो तो गया था, लेकिन वो उसे आगे ले चलने के लिए ऑर्गन्स का यूज और डिसयूज काफी मदद में आता है. एग्जाम्पल है जिराफ का, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिराफ जो है वो जब ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उन पे पत्तियां हैं तो जिराफ जो है वो अपने आप को, मतलब अपनी नेक को खींचने की कोशिश करेगा, अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा जिससे वो उन लीव्स को तोड़ सके. तो examples of giraffes who in attempt to forage leaves on tall trees had to adapt by elongation of their necks. तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जो उसकी नेक है वो उसे इलोंगेट करने की, बार बार से में खींचने की कोशिश करेगा जिससे वो अपनी नेक को इलोंगेट कर सके. तो बेसिकली अडेप्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो बार बार से में खींच सके. As they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generations, giraffes slowly over the years came to acquire long necks. और जैसे ये acquired character है, एक adaptive character है, elongated neck, तो ये हर succeeding generations में, आगे वाली generations में आता गया. ओके, तो elongated neck वाला जो acquired character है ये हर generation में आता गया. तो धीरे धीरे जो जिराफ हैं over the years उनके पास long necks हो गई थी. फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं. पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्टेबल है. एक्सेप्शनल है सीजनल फ्लक्चुएशन. अगर सीजन में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो हो सकता है पॉपुलेशन का स्टेबल ना हो साइज, लेकिन पॉपुलेशन का स्टेबल साइज है अगर हम सीजनल फ्लक्चुएशन ना देखें. मेंबर्स जो है पॉपुलेशन के वो फीचर्स में वैरी करते हैं, डिफरेंट मतलब वैरायटी शो करते हैं फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेंबर्स है पॉपुलेशन की. इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं. देखने में वो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं होते हैं. मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड एटसेट्रा. बहुत सारे वेरिएशंस जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं. The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, this fact can be seen in a growing bacterial population. एक theoretically fact ये है कि population का size exponentially grow करेगा, बहुत fast rate से grow करेगा अगर हर कोई ज्यादा से ज्यादा maximum या maximally reproduce करे. ज्यादा से ज्यादा अगर कोई reproduce करेगा तो उससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत फास्टर रेट से इंक्रीज करेगा. जैसे कि हम देख सकते हैं एक ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन, एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो उसमें मैं देख सकती हूँ कितनी तेजी से एक बैक्टीरिया पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करता है. तो इसी तरह से अगर हर कोई रिप्रोड्यूस करेगा मैक्सिमली ज्यादा से ज्यादा तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन साइज है वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, मतलब बहुत फास्ट रेट से ग्रो करेगा. And the fact that population sizes in reality are limited means that there had been competition for resources. अब population का जो size है reality में वो limited है, तो इसकी वजह से जो resources के लिए जो competition है वो क्या हो जाएगा, काफी हो जाएगा. Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristic and hence new forms appear to arise. अब जनरेशन से जनरेशन, अगर बहुत सारी जनरेशन के आगे की बात की जाए तो जो सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने सर्वाइव कर लिया है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी, अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट में भी, तो वो ज्यादा प्रोजेनी छोड़ेंगे, मतलब वो ज्यादा प्रोजेनी देंगे. और उसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, जो पॉपुलेशन फीचर है उसमें चेंज आएगा और उसकी वजह से नए फॉर्म्स जो हैं वो फॉर्म होंगे या नए जो फॉर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे.
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।